single day. I'm gonna make हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशेष गोयल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल विकी वर्ल्ड। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू द चैनल। अब देखो दोस्तों, जैसे हम पिछली 3 वीडियोस में इस चैप्टर का ज़्यादातर हिस्सा कवर कर चुके हैं, जहाँ पे हमने भैया सारा कुछ डिस्कस कर लिया। कंसेप्ट वगैरह हो गया, जो आपके लेयर्स होती है एनवायरनमेंट की, मैनेजरल रिस्पॉन्स वगैरह सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी थी तो पहले जाके उनको देख लेना। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस की। अब जो को आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, एलपीजी वगैरह वो, और साथ ही साथ बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्या होता है वो भी, और इसके साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस इन बिजनेस के अंदर जो हमारा सब टॉपिक आता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। अब देखो, क्योंकि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने थे तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था। कब? जुलाई 1991 में। अब ये जो है इंडिया की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हिस्ट्री है उसमें एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। अब जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें थी? सबसे पहला था लिबरलाइजेशन, जिसमें जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको इस्टेब्लिश करना और उनकी ग्रोथ के लिए यहाँ पे प्रोसेस हुआ था पूरा, उनके लिए मेजर्स लिए गए थे। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग है उसको ख़त्म कर दिया गया था कुछ इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर। जो ऑटोमेटिक क्लियरेंस है, जो आपके फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स होते हैं ना, हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ में, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको प्रायोरिटी बहुत ज़्यादा दी गई है, तो उसमें जो फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स हैं उनको ऑटोमेटिकली क्लियर करवाया गया था। अब जो FDI है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो उनको जो हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ है उसमें ईजी अप्रूवल किया गया था। अब जो आपके पावर, ऑयल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन के सेक्टर हैं उनको जो पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थे, अब वो प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए भी खोल दिए गए थे। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में डिसइन्वेस्टमेंट करी गई थी क्योंकि जो इक्विटी शेयर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को बेचे गए थे। ठीक है। अब जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसकी जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उन पे काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी, उनको हटाया गया था। ठीक है। उसके अलावा भाई जो टैक्स कंसेशंस दिए गए थे, अब अगर आपको बैंक लोन लेना है तो उस कोशिश की गई थी कि आपको सस्ते में बैंक लोन मिल सके। किसको? जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, ताकि जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा मिले। और लास्ट पॉइंट इसमें कि जो MSMEs हैं उनके लिए काफ़ी इंसेंटिव्स के इन्होंने स्पेशल पैकेजेस निकाले थे। ठीक है। अब बात करते हैं यार LPG की। LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले बात करते हैं लिबरलाइजेशन की। क्या मतलब क्या है लिबरलाइजेशन का? इसका ये मतलब है कि जो आपकी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं उनको एंट्री के लिए या उनकी ग्रोथ के लिए जो रेस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी उनको हटाना। अभी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने ये किस तरीके से किया है? 3 चीज़ें इसमें। सबसे पहला, जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में वो हटा दी गई है, कुछ को छोड़ के। यही वाला पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था। दूसरा इसमें है कि जो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स है उसको प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया है। और तीसरा कि जो फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी है उसको अट्रैक्ट करने के लिए सारा काम ईजी कर दिया गया है। ये मेन इसके 3 पॉइंट्स हैं। अब जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है ये ग्लोबलाइजेशन की प्री कंडीशन है। मतलब आपको ग्लोबलाइजेशन करनी है ना, तो उससे पहले आपको ये इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करनी होगी। ठीक है। जो बिजनेस है उनकी स्पीडी ग्रोथ होगी, जो नेशनल इकोनॉमी के हैं। ठीक है। अब जो मेजर्स हैं गवर्नमेंट ने लिए थे लिबरलाइजेशन में, वो क्या क्या है बात करते हैं। सबसे पहला, उन्होंने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हटा दी, 3 को छोड़ के, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताई थी ऐसी इंडस्ट्रीज़, उनको छोड़ के सबकी लाइसेंसिंग इन्होंने जो है हटा दी। दूसरा पॉइंट, जो पब्लिक सेक्टर में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनका डी रिजर्वेशन कर दिया, यानी प्राइवेट सेक्टर जो है वो उन सेक्टर में अपना काम चालू कर सकते हैं, यूनिट्स ऑपरेट कर सकते हैं। बट 4 ऐसे उन्होंने सेक्टर्स रखे जो अभी भी सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड है। तीसरा पॉइंट कहता है कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो अपर लिमिट होती है उसको थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है इन्होंने स्पेसिफाइड एरियाज़ में। अगला पॉइंट कहता है जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उनकी स्पेसिफाइड एरिया में ऑटोमेटिक परमिशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना शुरू में भी, तो ऑटोमेटिक परमिशन इनको दी जाती है। फिर अगला पॉइंट है जो आपके कैपिटल गुड्स हैं अगर उनको इंपोर्ट करते हैं तो उसमें भी आप पे ऑटोमेटिक परमिशन का जो है इन्होंने पूरा देखा है, अगर वो फॉरेन इक्विटी के थ्रू अरेंज किए जाते हैं तो। अगला पॉइंट है जो फेरा है यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको इन्होंने रिप्लेस करके लगा दिया फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
ठीक है, शब्द का आप हेर फेर देख रहे हैं, रेगुलेशन की जगह मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसकी डीलिंग्स में लिबरलाइजेशन लाया जा सके। अब जो आखिरी पॉइंट है वो कहता है जो गुड्स को इंपोर्ट करने पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं उनको हटा दिया गया, हालांकि जो नेगेटिव लिस्ट में इनके गुड्स आते हैं उनको ईजी नहीं किया है उनका प्रोसेस। अब ये तो हो गया लिबरलाइजेशन। अब बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन की। अब प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है ओनरशिप, मैनेजमेंट या फिर जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का जो कंट्रोल है उसको ट्रांसफ़र करना किसको? जो प्राइवेट सेक्टर में एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको। अब इसमें क्या है कि जो प्राइवेट सेक्टर उसको रोल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया जाता है कंट्री की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में। प्राइवेटाइजेशन को इनकरेज करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने 2 स्टेप्स लिए हैं। सबसे पहला है प्लान्ड डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ द पब्लिक सेक्टर, यानी कि अब जो गवर्नमेंट का स्टेक होता है पब्लिक सेक्टर कंपनीज़ में उसको 51% से कम कर दिया। जाहिर सी बात है अगर गवर्नमेंट की होल्डिंग उस कंपनी में 51% से कम होगी तो उनका वो भी नहीं रहेगा उसके ऊपर, क्या कहते हैं उसको, कंट्रोल, ठीक है। तो उन्होंने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया उसमें बहुत ज़्यादा। दूसरा पॉइंट है रिवाइवल ऑफ सिक पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। जो गवर्नमेंट है उसने क्या किया, BIFR यानी बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन ये सेटअप किया ताकि जो पब्लिक सेक्टर में जो सिक यूनिट्स हैं जो प्रॉफिटेबल नहीं हैं उनको रिवाइव किया जा सके, जो ढंग से चल नहीं रही हैं। अब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 है उसके तहत जो पब्लिक सेक्टर है उसको डोमिनेंट रोल दिया गया था। जो आपका काम है सारे जितने बिजनेस वगैरह होते हैं उसमें पब्लिक सेक्टर को डोमिनेंट रोल था, और अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो उनको तो कोने में फेंक रखा था। लेकिन जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी है 1991 में उसने इस चीज़ को उल्टा कर दिया। तो उस चीज़ पे भी ऐसा बोले होंगे एकदम से इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, ज़िंदगी बदल दी। वहाँ पे हुआ क्या कि जो पब्लिक सेक्टर है उसको तो लिमिट कर दिया कि बहुत कम एरियाज़ में काम करेंगे, और जो प्राइवेट सेक्टर है उनको एक्सपेंशन का स्कोप मिल गया, ठीक है। ये हो गया आपका प्राइवेटाइजेशन। इसके बाद बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन के बारे में। अब जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या मतलब होता है कि जो आपकी दुनिया है, ये पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको इंटीग्रेट करना, ताकि जो पूरी दुनिया है वो एक मार्केट बन सके, बहुत बड़ी मार्केट, और उसके बीच में जो ट्रेड के बैरियर्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस हैं कंट्रीज़ के बीच में, उनको हटाया जा सके। तो ठीक है, एक बड़ी सी मार्केट बनाना इनका मेन काम है। और जो ग्लोबलाइजेशन है उसमें क्या रहता है कि जो आपकी अलग अलग कंट्रीज़ हैं उनके बीच का जो इंटरेक्शन है और इंटरडिपेंडेंस है उसको इंक्रीज़ किया जाए, ठीक है। वो ये चाहते हैं कि जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनका फ्री एक्सचेंज हो, और सिर्फ इतना ही नहीं, टेक्नोलॉजी, कल्चर, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस वगैरह का भी एक्सचेंज हर कंट्री के बीच में हो। अब जो इसमें क्या रहता है, जो ग्लोबलाइजेशन है उसको बढ़ावा देता है कौन है कि अब जैसे होता है टेक्नोलॉजी, जो एडवांसमेंट्स आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में रैपिड स्पेस पे, बहुत तेज़ी से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, और जो आपके ट्रेड लिबरलाइजेशन है ये जो है ना, ये ग्लोबलाइजेशन को बहुत तेज़ी से बढ़ावा देते हैं। अब जो टेक्नोलॉजी है, जाहिर सी बात है यार, अब आपको भी पता है कि टेक्नोलॉजी ने ना क्या किया है कि लोगों के बीच का टाइम कम कर दिया, डिस्टेंस कम कर दिया है। आप यहाँ से बैठ के अमेरिका के आदमी से बात कर सकते हो बड़ी आसानी से, है ना। तो इसलिए टेक्नोलॉजी की मदद से उनके बीच का डिस्टेंस खत्म हो गया है। तो जो फिजिकल जोग्राफिकल गैप है वो सर्विस वाली बिजनेस फर्म्स के लिए अब कोई बैरियर नहीं रह गया है कि हम दूसरे देश में लोगों को सर्व नहीं कर सकते, सर्विस आपकी वो आराम से कर सकते हैं। अब 1991 से जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। इससे हुआ ये क्या है, पहला पॉइंट कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसमें बैरियर्स कम हो गए, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी इन्होंने कम करी है, लिबरल परमिशन दी है इंपोर्ट्स को। दूसरा पॉइंट, जो फ्लो ऑफ कैपिटल है जो आपका फॉरेन कंट्री से आता है उसको इंक्रीज़ कर दिया है, और वाइस वर्सा। थर्ड पॉइंट है जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका फ्री फ्लो, ठीक है, ताकि आराम से टेक्नोलॉजी इधर उधर जा सके। 3 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। अब ये जो है ना, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को इनकरेज किया है। जो ग्लोबलाइजेशन का एम है कि भैया वो एक ग्लोबल विलेज बनाए, कि एक पूरा ये जो है एक मार्केट बने। वही बात है कि आराम से जो गुड्स हैं, कैपिटल है, टेक्नोलॉजी है, वर्कफोर्स है, वो अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में ट्रांसफ़र करी जा सके। अब यहाँ पे आप बॉक्स देख सकते हो, ये कहता है रिस्पॉन्स ऑफ इंडियन बिजनेस टू लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब ये सब इसमें चीज़ें लिखी हुई है कि इंडियन इकोनॉमी वगैरह के बारे में सब लिखा है। इंडियन कंपनीज जो है जॉइंट वेंचर्स में आ रही हैं, एक्सपोर्ट वगैरह कर रही हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। सेंसेक्स वगैरह के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी अलग अलग देशों के हैं, फिर एयरलाइंस वगैरह हो गई। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, चाहो तो पढ़ लेना, है।
ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन बिजनेस। ठीक है, यहाँ पे 8 पॉइंट्स हैं, फटाक से कवर करने की कोशिश करते हैं। अब जो गवर्नमेंट पॉलिसी है एलपीजी की, उसने क्या किया है कि भैया यहाँ पे काफ़ी उनका इम्पैक्ट पड़ा है। क्या इम्पैक्ट है? 8 पॉइंट्स है। सबसे पहला है इंक्रीज कंपटीशन। अब देखो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो बिजनेस को क्या है, कंपटीशन फेस करना पड़ता है, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनसे भी, और जो नई नई फर्म्स आ रही हैं, एंटरप्राइजेज आ रही हैं, उनसे भी उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, मल्टीनेशनल कंपनी से भी। ठीक है, अब जो कंपटीशन है वो सिर्फ कंट्री की बाउंड्री तक नहीं रह गया है, पूरी दुनिया से उनका कंपटीशन होने लगा है, इसीलिए उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर लूँ तो वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जिसका टीवी की मार्केट में 38% शेयर था अर्ली 80s में, उसने अपना मार्केट में जो है पकड़ छोड़ता चला गया जब से बीपीएल, ओनिडा, वीडियोकॉन वगैरह और कई सारे एमएनसीज एंटर किए तब से। दूसरा पॉइंट है डिमांडिंग कस्टमर्स। अब क्योंकि लाइसेंसिंग रिस्ट्रिक्शंस कम हो रही हैं तो इंडस्ट्रियल यूनिट को लोग देखते हैं कि भैया ये जो है ना, जो बहुत सारी सेटअप होने लगी हैं, जो लोगों की गुड्स एंड सर्विसेज, उनको गुड्स एंड सर्विसेज देंगे। ठीक है, और इससे क्या होता है, सप्लायर्स के बीच में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से बायर्स की मार्केट बन गई है। अब जो लोग हैं उनको चाहिए यार अच्छी, उनको वाइडर चॉइस मिले, अच्छी क्वालिटी मिले गुड्स एंड सर्विसेज की, तो इसीलिए कस्टमर्स की डिमांड्स बढ़ रही हैं और जो सप्लायर्स हैं उनके बीच में कंपटीशन बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट है रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अब जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है। ज़ाहिर सी बात है, जो मशीन्स वगैरह है, इक्विपमेंट है, उसमें बहुत तेज़ी से एडवांसमेंट्स आते रहते हैं। अब जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट करना ज़रूरी है ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी जा सके, गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को भी इंक्रीज किया जा सके। अब इसीलिए जो गवर्नमेंट पॉलिसी है उसने अलाउ किया है कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी जो है इंडियन फर्म्स इंपोर्ट कर सके। अब इससे क्या है, जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एडवांस टेक्नोलॉजी को प्रोक्योर कर सके। फोर्थ पॉइंट है नेसेसिटी फॉर चेंज। अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब क्योंकि चेंजेस होते हैं ना इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में, तो बिजनेस मैनेजर को भी जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, सिस्टम, प्रोसीजर्स में चेंजेस करने पड़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। जो इंडियन एंटरप्राइजेज है उनको बहुत टाइम से उनको एक प्रॉब्लम ये रहती है कि उनके जो लोग वहाँ पे काम करते हैं वो ढंग से ट्रेंड नहीं होते हैं। अब जो मार्केट की कंडीशंस चेंज होती जा रही है, अब यहाँ पे ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिनमें कॉम्पिटेंस ज़्यादा है, कमिटमेंट ज़्यादा है, उनको ज़्यादा ट्रेंड है वो लोग। ठीक है, तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है, पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। सिक्स पॉइंट है अडॉप्शन ऑफ मार्केट ओरिएंटेशन। अब पहले जो बिजनेस फर्म्स है वो क्या करती थी, सामान बनाओ, मार्केट में ले जाओ, बेच दो। दूसरे शब्दों में वो प्रोडक्शन ओरिएंटेड मार्केटिंग होती थी। लेकिन अब दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है, अब यहाँ पे क्या मार्केट ओरिएंटेशन हो गई है कि अब लोगों को वही सामान बनाना पड़ता है जिसकी लोगों को ज़रूरत है। तो वो कंज्यूमर की डिमांड्स हैं और वगैरह सब कुछ स्टडी करेंगे और फिर ही उसके हिसाब से गुड्स बनाएंगे। सातवां पॉइंट है यहाँ पे रिडक्शन ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। अब इसमें क्या है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसमें क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बजटरी सपोर्ट कम कर दिया है पब्लिक सेक्टर को। जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है उनको क्या बोला है कि भैया आप मार्केट से पैसा उठा लो, ठीक है, और प्रॉफिट इतना कैसे जनरेट करोगे तुम, भाई तुम कॉस्ट कम करो, एफिशिएंसी इंक्रीज करो, जो करना करो, लेकिन हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, बाहर से उठाओ, प्रॉफिट बढ़ाओ, जिनको बोला गया है। आठवां पॉइंट है यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इन द इंटरनेशनल बिजनेस। और जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी आई है उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी है इंटरनेशनल बिजनेस में, जिसमें आपके एक्सपोर्ट्स हैं, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट है, जॉइंट वेंचर्स है, फ्रेंचाइजिंग है, वगैरह वगैरह है। अब आप कहते हो कि फ्रेंचाइजिंग क्या है, तो चैप्टर 4 का आखिरी टॉपिक वही था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या आपसे मिस हो गई है तो आप जाके उसको देख लेना फटाक से, ठीक है। उसमें फ्रेंचाइजिंग को पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है। अब जो काफ़ी इंडियन कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने प्लांट्स अदर कंट्रीज़ में, दूसरे देशों में सेटअप किए हैं, और वहीं पे कई ऐसी कंपनियां भी हैं जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, अडानी, विप्रो, रिलायंस इन्फोकॉम, उन्होंने दूसरे देश में जाके बिजनेस एक्वायर किए हैं। तो ये 8 पॉइंट्स हो गए आपके। अब अगर ओवरऑल अगर देखो ना तो एलपीजी की जो पॉलिसीज़ हैं उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है किस पे, इंडियन बिजनेस और इंडस्ट्री पे। अब वो जो है कस्टमर फोकस्ड हो गई हैं, क्वालिटी कॉन्शियस हो गई हैं और कॉस्ट कॉन्शियस हो गई हैं। उन्होंने नई नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करी है, पॉलिसीज डेवलप करी है, ताकि जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना उभरते उनसे लड़ा जा सके। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, वो ऑलरेडी लंबी हो रही है वीडियो, बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। फटाक से बात करते हैं। और जो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट है ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहाँ पे बिजनेस स्मूथली, आराम से, प्यार से काम कर सकता है। जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो हमेशा ऐसी लोकेशन के लिए अपनी लोकेशन ढूंढते हैं बिजनेस के लिए जहाँ पे ज़्यादा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल रिस्क ना हो। अगर ऐसा कोई रिस्क होता है
तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जो आप टोटली फ्रेंडली नहीं कह सकते हो। दूसरे शब्द में कहूँ तो बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट ऐसा होता है जहाँ पे आपको फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मिले, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिले, सोशो कल्चरल हार्मनी मिले। ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बोली इन सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने बोला था फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़। अब जो बिजनेस फर्म है उसमें क्या है कि वो प्रेफर करते हैं कि फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मिले उनको गवर्नमेंट की, कि जिससे उनके ऊपर कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हों उनकी एंट्री पे, ग्रोथ पे, सर्वाइवल पे। दूसरे शब्दों में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, यानी बिजनेस करने में आसानी होनी चाहिए भाई। अब ये इस चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ मेजर्स लिए हैं ताकि बिजनेस एक्टिविटीज़ को बढ़ावा मिले। जैसे इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन है, ठीक है। फिर बिजनेस सेक्टर को उन्होंने ओपन किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर जो है उसमें काम कर सकते हैं ऐसी चीज़ों में जो पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर सकता था, ठीक है। फिर लिबरलाइजेशन के रूल्स आए हैं जो आपके फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI, उसके लिए लिबरेशन के रूल्स आए हैं। लिबरलाइजेशन शब्द गलत बोल दिया। फिर अगला है कि मेक इन इंडिया इन्होंने लॉन्च किया ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिले। फिर इनैक्टमेंट हुआ किसका, GST का, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ताकि जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टैक्स होते थे उनको रिप्लेस कर दिया जाए। फिर आपका इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पे लिबरलाइजेशन हुआ। फिर इंडियन फर्म्स को एनकरेज किया कि वो ग्रोथ करें इंटरनेशनल मार्केट्स में। ये सब आपका फेवरेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंडर आता है। अब सेकंड हमने बात करी थी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बारे में, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन होता है यार कि अगर आपको रीजन चूज़ करना होता है कि आपको बिजनेस अपना कहाँ पे स्टार्ट करना है, तो जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनको काफ़ी रिस्क हो सकता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। क्या क्या होती है यार इंस्टेबिलिटी, स्ट्राइक्स हो गए, राइट्स हो गए, टेररिस्ट एक्टिविटी हो गई, पॉलिटिकल इलेक्शंस जो हो रहे हैं उसमें इलेक्शंस हो रहे हैं तो उस समय वायलेंस हो गई क्या बोलता हूँ मैं अभी तेज़ में। फिर गवर्नमेंट चेंज हो रही है बार बार, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी अनस्टेबिलिटी होती है, बिजनेस पे काफ़ी बुरा असर पड़ता है, ठीक है। तो बिजनेस फर्म्स जो हैं ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना चाहेंगी जहाँ पे पीस हो, ट्रैंक्विलिटी हो। अब जो है वो शिफ्ट भी कर लेते हैं अपने बिजनेस की जगह, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है ऐसी दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। अगला होता है सोशियो कल्चरल नॉर्म्स। जो सोशल कल्चरल बिलीव्स हैं, वैल्यूज़ हैं, नॉर्म्स हैं, उनका बहुत इन्फ्लुएंस होता है बिजनेस फर्म पे कि भैया उन्हें क्या बनाना है और क्या बेचना है। अब कई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस फर्म की एक्टिविटीज़ को अच्छे से देखते रहते हैं। वो कहते हैं कि भैया अगर कोई भी बिजनेस जो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करे, एडल्टरेशन क्लेम करे, ब्लैक मार्केटिंग करे, तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। वो उसको उसकी बैंड बजाने की पूरी कोशिश करते हैं ताकि जो है जो पोल्यूट कर रहे हैं ना इंडस्ट्रीज़ वगैरह, उनके खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठाते हैं वो। तो बिज़नेस को जो अपनी पूरी वैल्यूज़ को फॉलो करना चाहिए, नॉर्म्स को फॉलो करना चाहिए, जहाँ पे उसने अपना बिजनेस खोला हुआ है उस जगह के जो भी लॉज हैं उसको फॉलो करने चाहिए। सबसे बढ़िया अगर मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊँ वो है मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स जब इंडिया में आया तो उसने अपना वर्ल्ड फेमस बर्गर यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया और उस बर्गर में होता था क्या, बीफ। व्हाट इज़ बीफ? काउ। जो काउ की, अब जो क्या है ना, इंडिया में काउ को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ये गऊ माता है हमारे लिए, तो उसका मांस यहाँ नहीं खा सकते। तो यही चीज़ उन्होंने करी, उस बीफ वाले बर्गर्स वो लेकर आए और हुआ क्या, उनको बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ी। सब लोगों ने उनको रेस्ट्रिक्ट किया, अपोज किया मैकडॉनल्ड्स वालों को, और अंततः उन्हें अपना ये जो बर्गर है बीफ वाला वो हटाना पड़ा। अब आपने देखा ही होगा इंडिया के लिए स्पेशल उनका वेज बर्गर आया हुआ है ना, मैकालू टिक्की करके जो भी है। तो ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है यार। अगर वो पूरा देख के आए होते ना कि भाई हम जो है ऐसा बर्गर यहाँ पे लॉन्च करेंगे ना ये वाला, तो यहाँ पे दंगे हो जाएंगे भैया, लोग हमारे को गालियाँ देंगे। या फिर अगर उन्होंने ये सोचा हो कि देखा जाएगा जो भी होगा, तो हुआ क्या, इनको गालियाँ पड़ी और उनको बर्गर हटाना पड़ा, है ना। तो इसलिए उनको पूरा ना अच्छे से देखना चाहिए कि जो कल्चरल रिस्क है उनको एंटिसिपेट करो, ताकि आप इंटरनेशनल बिजनेस में जब घुस रहे हो तो आपको पूरा अच्छे से अवेयर रहो। लास्ट है इसमें लीगल प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब जो बिजनेस फर्म है वो नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोसेस बनाते हैं, टेक्नोलॉजीज़ बनाते हैं, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट चलता रहता है ना। तो वो नई नई चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। जो इनोवेशंस हैं उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जिसको पूरी लीगल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है। वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, ये ना काफ़ी वैल्यूएबल एसेट्स है उसके लिए, कि उसने कुछ नई टेक्नोलॉजी बनाई है तो वो उसकी है, वो कोई और ऐसे उसे यूज़ कर लेगा तो गलत हो जाएगा, तो उसको पूरी लीगल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए उसके लिए। तब अगर ऐसा नहीं हो, लीगल प्रोटेक्शन ना हो, तो भैया लोग जो बिजनेस फर्म्स हैं वो नए नए इनोवेशन करेंगे ही नहीं, कहेंगे भैया तो कोई और उठा कर ले जाएगा, हमारे कॉम्पिटिटर ले जाएंगे, हम क्यों करें। ठीक है, तो लीगल फ्रेमवर्क आपका पूरा अच्छे से होना चाहिए ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जिसको IPR कहते हैं उसकी पूरी प्रोटेक्शन हो।
ठीक है। अब इसमें क्या क्या चीज़ होती है, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट वगैरह वगैरह, तो काफ़ी ज़रूरी होते हैं बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए। अब कई जो मल्टीनेशनल्स हैं वो इंडिया में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे उनको अच्छा लीगल फ्रेमवर्क मिलता है जो उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है, इसीलिए इंडिया में आना वो प्रेफर करते हैं। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा हो गया। मैं इस वीडियो को इतना लंबा नहीं बनाना चाहता था, पर फिर भी चलो बन गई, कोई बात नहीं यार, सारी चीज़ आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यार ये चैप्टर खत्म हो गया। अब इसके बाद हम अगला जो हमारा चैप्टर है बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको शुरू करेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना, इसका लिंक अपने हर दोस्त को शेयर कर दो, फायदा सबका होना चाहिए। मैं मिलता हूं अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।